नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे चैनल पे कि हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया। ठीक, अब अगले चैप्टर पे हम चलते हैं जिसका नाम है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। तो आप लोग कॉपी पेन लेके हो जाइए रेडी और शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो वैदिक काल, ये किस काल की बात की जा रही है, वैदिक काल से तात्पर्य क्या है? ठीक, तो वैदिक काल में देखिए आप, तो जो वैदिक शब्द है ना वो बना है किससे? वेद से। किससे बना है? वेद से बना है वैदिक शब्द। और वेद जो है वो बना है विद धातु से। किससे? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है इसका अर्थ? ज्ञान। अर्थात वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। तो जो वेदों का पीरियड है वही क्या है? वैदिक काल। और ये कब आता है? तो ये आता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके डिक्लाइन फेज के 200 साल बाद। ठीक, हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2350 या 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसके करीब करीब 200 साल बाद हम ऋग्वैदिक काल के पीरियड को मानते हैं कि उस समय ये रहा होगा। ये सभ्यता क्या है? ये सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता है, जिसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो वो समुदाय था उसे आर्य के नाम से संबोधित किया जाता है। अच्छा, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है सिविल सर्विसेज में कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम, इलाइट वर्ग, इलाइट पर्सन। हाँ, तो ये उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ, कुलीन के अर्थ को समाहित किए हुए है आर्य शब्द। और इन्हीं की सभ्यता को आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनके बारे में ज्ञान कैसे मिलता है? तो जो आर्यों का इतिहास या वैदिक सभ्यता है वो हमें वैदिक साहित्य के द्वारा उसका ज्ञान होता है। जो वैदिक साहित्य हैं उस समय जो लिखे गए, तो उनके द्वारा जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनका जीवन कैसा रहा होगा, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस काल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हिस्ट्री है आर्यों के इतिहास की, वो जिस साहित्य से प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य। आर्यों का इतिहास किससे प्राप्त ज्ञान होता है? वेदों से आर्यों का इतिहास का ज्ञान होता है। ठीक, अब देखो वेदों की रचना के बारे में बात करें तो वेदों का जो, अगर हम बात करें कि वेदों के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार में बोला गया है कि ये अपौरुषेय हैं। अर्थात ये किसी व्यक्ति के द्वारा या विशेष के द्वारा नहीं कहे गए हैं, ये अस्तित्व में पहले से ही रहे हैं। वेदों की रचना के बारे में ऐसा आता है। और वैदिक साहित्य, जो वेदों से रिलेटेड रचना है उसे क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक, अच्छा, इन्हें श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या? श्रुति साहित्य। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन्हें श्रुति कहा जाता है? क्योंकि वेदों को काफी लंबे समय तक सुनकर ही संरक्षित किया गया। रिटन की जो प्रोसेस है, लेखन पद्धति, वो बाद में आई है। तो एक लंबे समय तक इसे सुन के गुरु से शिष्य, शिष्य से फिर गुरु, फिर मतलब समझ रहे, गुरु से शिष्य, फिर शिष्य ने अपने गुरु को, फिर अपने शिष्यों को, फिर उसने अपने शिष्यों को, ऐसे करके निरंतरता में बनी रही। इसीलिए इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है कि सुना हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं प्राचीनतम। तो आपको पता होगा कि वेदों में प्राचीनतम ग्रंथ 4 है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नोट कर लीजिए, प्राचीनतम ग्रंथ इन्हें बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को अगर कलेक्टिवली बात की जाए, सामूहिक रूप से इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेद त्रयी। क्या कहते हैं? वेद त्रयी या त्रयी शब्द से इस समूह को संबोधित किया गया है। वेद त्रयी किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू का हिस्सा है, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। क्या क्या? एग्जाम में पूछ सकता है कि वेद के 4 भाग क्या होते हैं। तो एक होता है संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा होता है आरण्यक और चौथा होता है उपनिषद।
ठीक, तो ये इसके 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि इतिहास के बारे में जाना गया, तो ये हुआ कि हमने आर्यों का इतिहास किससे ज्ञात हुआ? वेदों से। अब हम यहाँ पे इतिहासकार के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार जो आर्य थे वो आए कहाँ से थे, जो भारत में आर्य आए वो कहाँ से आए थे, उनका मूल स्थान क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो मूल स्थान के संबंध में विभिन्न इतिहासकार के मत क्या थे, तो देख लेते हैं कि डिफरेंट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अलग अलग बताया है। जैसे उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तिब्बत से आए हैं आर्य, ये किसने कहा? तो ये कहा दयानंद सरस्वती ने, याद रखना, सरस्वती टी फॉर तिब्बत, ठीक है, इसको याद रखना। जर्मनी से आए हैं, ऐसा किसने बोला? हर्ट एंड पेंका ने बोला था। किसने बोला था? हर्ट एंड पेंका ने बोला कि ये जर्मनी से आए हैं, ठीक। और चौथा, मध्य एशिया से आए हैं, ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोला था मैक्स मूलर ने, ठीक है, मैक्स मूलर ने बोला कि मध्य एशिया से आए हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन है कि जो बोगस कोई है मध्य एशिया, ईरान के आसपास, तो जो वहाँ पे अभिलेख मिले हैं बोगस कोई, वहाँ पे उन्हीं देवताओं के नाम के उल्लेख है जो कि आर्य जो धर्म मानते थे उसमें जो देवता थे, जैसे वरुण हो गए, इंद्र हो गए, तो इन देवताओं के नाम हमें मध्य एशिया के अभिलेखों में मिलते हैं। इस बेस पे मैक्स मूलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में अब भी पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है कि मूल स्थान और किस इतिहासकार के नाम पे कौन से स्थान को बताया गया है। ये मैच द कॉलर में पूछा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं वैदिक काल की तरफ। ये वैदिक काल कब का पीरियड है, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि वो किस, उसका क्या टाइम पीरियड रहा है, तो आप बताते हैं कि 2350 या 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल का भी पीरियड है, वैदिक काल का पीरियड करीब करीब है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। देखिए लास्ट है 600 ईसा पूर्व और शुरुआत है 1500 ईसा पूर्व, ये है। बट हम इसके अध्ययन के आधार पर और चीज़ों में जो डिफरेंसेस आए हैं समाज में, धर्म में, हाँ, मान्यताओं में, उसके आधार पर इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का एक और अन्य नाम है पूर्व वैदिक, क्योंकि उत्तर वैदिक मतलब बाद का वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का मतलब कि प्रथम चरण, जो वैदिक काल का प्रथम चरण है वो है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसका जो वैदिक टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का, वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट से, ठीक। अब लोहा, यहाँ पे क्या पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना आप, ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, बट उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। और आप जानते हैं कि इसी लोहे की जो खोज है उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल की ओर का सबसे बड़ा कारण बनता है लोहा। हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि लोहे ने कैसे जीवन को परिवर्तन की दिशा दी, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली लगभग कि इसके इतिहासकार कौन है, वेदों की रचना, उसके वेद, फिर वेदों के भाग। अच्छा, वेदों के भाग में हमने देखा था कि संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अच्छा, आखिर ये है क्या, ये भी हमें जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। तो संहिता का मतलब क्या है? तो संहिता का मतलब होता है संग्रह या संकलन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संकलन। तो जो देवताओं की स्तुति के मंत्र है उनका जो संकलन है वही क्या है? संहिता है। तो संहिता में क्या होता है, याद रखना, यह एक प्राचीन और मूल भाग है और देवताओं की स्तुति मंत्रों का संकलन है, ठीक है। तो कौन से मंत्र हैं, जैसे ऋग्वेद में है, इंद्र के लिए बोला गया मंत्र है मैक्सिमम, उसका संकलन जो है वो संहिता में है और उसका यह वेदों का यह मूल भाग है, ये प्राचीन भाग है, ठीक। अब दूसरा क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखो क्या बताया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि जो यज्ञ होंगे, जो मंत्रोच्चार होगा, उसके नियमों का टोटल उल्लेख किया जाएगा कि कैसे यज्ञ किए जाएंगे, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, ये सारी चीजें ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई है, ठीक। अब हम चलते हैं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो कर्मकांड की विधियां हैं उस पर फोकस किया गया है।
तीसरा है आरण्यक। आरण्यक देखिए अरण्य शब्द से बना है, अरण्य का मतलब होता है वन, तो जिनकी रचना वनों में की गई वही क्या है, आरण्यक। जिनकी रचना अरण्य में की गई तो वो क्या कहलाए, आरण्यक। अच्छा, इसका विषय क्या है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि आरण्यक का विषय क्या है। तो आरण्यक में क्या हुआ कि अब कर्मकांड से जो हमारे वैदिक परंपरा के लोग थे वो अब दार्शनिक बिंदुओं की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आध्यात्मिक चेतना की ओर विकास हो रहा है और उसमें गूढ़ और रहस्यात्मक विषयों पे बातें हो रही हैं, पुनर्जन्म की और ईश्वर की संकल्पना, आत्मा की संकल्पना, ऐसी चीज़ों पे बातें चल रही हैं, अर्थात वो गूढ़ है और रहस्यात्मक विषयों पर केंद्रित है। चौथा है उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का जो केंद्रीय थीम है, जो उसका सेंट्रल थीम है या उसका केंद्रीय विचार है, वो दर्शन है। उसमें कर्मकांड से चीज़ों से हट के दार्शनिक बिंदुओं पर चर्चा की है, दार्शनिक विचारों पर यहाँ पे मंथन किया गया है। अच्छा, उपनिषद का एक नाम और है वेदांत, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है। तो देखिए, वेद प्लस अंत, तो अंतिम भाग है, वेदों के अंत है, इसलिए वेदांत भी उपनिषदों को कहा जाता है, ठीक, इसलिए वेदांत भी कहा जाता है। अच्छा, उपनिषद में केंद्रीय विचार क्या है, दर्शन है, उसके दार्शनिक पहलू हैं, हिंदू और जो ब्राह्मण धर्म है उसका। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। क्योंकि उपनिषद का अर्थ देखो, जो उप मतलब होता है निकट, नी मतलब होता है नीचे या निकट के संदर्भ में, और शब्द मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान जो है वो उपनिषद के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर हमने वैदिक पीरियड के लगभग उसके काल के बारे में चर्चा कर ली, वेदों के उसके भाग के, और कौन से इतिहासकार ने क्या माना है कि आर्य किस मूल स्थान से आए थे, इसको हमने डिस्कस किया। आगे हम वैदिक काल के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन, उनकी क्या मान्यताएं थी, उस पर हम लेके आकर डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, आप फीडबैक दें, कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी पॉइंट पे आपको अगर डिस्कशन चाहिए या कोई आपको डाउट है तो आप निसंकोच हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।